में जाति व्यवस्था कैसे आई, कब आई, किस कारण से आई और उसका भारतीय सभ्यता, संस्कृति और एकता पर क्या प्रभाव पड़ा, हिंदू समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं। हिंदू समाज की एक बुराई के रूप में जाति व्यवस्था उभर कर सामने आती है। जाति व्यवस्था भारत में कैसे आई, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है जिस पर कई इतिहासकार और कई विश्लेषकों ने अपने अपने मत भी दिए हैं। लेकिन इसे पहले समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर में जाति व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। कारण इसका था वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद में। असल में यदि हम जाति व्यवस्था की जड़ों को खोदने के लिए जाएं, तो हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जब आर्यों का आक्रमण भारत पर होता है, उस पर प्रकाश डालना होगा। जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खुशी खुशी रह रहे थे, उसी समय एक अन्य जाति विदेश, या ये कहें कि मध्य एशिया से भारत की ओर अग्रसर होती है। अग्रसर होने के पश्चात वह यहाँ के मूल निवासियों पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के बाद उन्हें पराजित करते हैं। इस पराजित के दौरान कुछ लोग जो उस स्थानीय थे वे आर्यों के अधीन हो जाते हैं, और कुछ लोग जंगलों की ओर भाग जाते हैं, कुछ को मार दिया जाता है। जो लोग आर्यों के अधीन हो जाते हैं उन्हें दस्यु या दास कहा गया है, और उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो ऋग्वेद में भी मिलता है, और वह है अनार्य। आर्य और अनार्य के मध्य युद्ध भी हुआ, युद्ध की जानकारियाँ भी मिलती है। असल में ये अनार्य जो थे ये भारत के मूल निवासी ही थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता या उससे भागकर आए हुए या उससे निकल कर आए हुए लोग थे। आर्यों के साथ अनार्यों का जो संघर्ष था, इस संघर्ष में आर्यों की जीत हुई। यही कारण रहा कि अनार्य इनके दास बन गए। जब ऋग्वेद की रचना हुई तो ऋग्वेद में 4 वर्ण बताए गए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं पेट से वैश्य और जंघाओं से या पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। असल में जो शूद्र शब्द है यह ऋग्वेद में केवल एक ही जगह पर मिलता है, और इसे कर्म आधारित बताया गया है। यह जो वर्ण व्यवस्था है यह कर्म आधारित बताई गई है। लेकिन जो शूद्र हैं वो कई जातियों में विभाजित थे। अब जातियाँ कैसे बनी? तो जब वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी यह कर्म आधारित थी, अर्थात उस समय जाति नहीं थी, जातियों का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। ऋग्वेद काल से जैसे ही बाहर आते हैं, आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल आता है, और उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथों की रचना होती है। जो वर्ण व्यवस्था जन्म कर्म आधारित थी वह जन्म आधारित हो जाती है, और उसी के साथ में यह वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक ग्रंथ लिखा जाता है, मनुस्मृति। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के आधार पर अलग अलग विधान बताए जाते हैं। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग विधान बताए जाते हैं, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग विधान बताए जाते हैं। महिलाओं के लिए कुछ पाबंदियां बताई जाती है। इसी के साथ में जन्म होता है जाति व्यवस्था का। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में जातियां पनपना शुरू हो जाती है, और उसकी मुख्य जड़ जो थी वह थी वर्ण व्यवस्था। असल में यदि हम देखें कि वर्ण व्यवस्था इसकी जड़ कैसे थी, तो वर्ण व्यवस्था के तहत वर्ण क्रम में सबसे ऊपर ब्राह्मण थे जो कि बौद्धिक कार्य करते थे। उससे नीचे क्षत्रिय थे जो कि रक्षा का कार्य करते थे, और जो वैश्य थे वे व्यापार का कार्य करते थे। ब्राह्मण एक जाति है और एक वर्ण है। एक वर्ण और एक जाति, अर्थात एक ही वर्ण और उसमें एक ही जाति है। जबकि क्षत्रिय जो थे उनमें एक वर्ण में कुछ जातियाँ शामिल हो सकती थी। वहीं वैश्य में भी एक वर्ण था और उसके अंदर एक बनिया जाति होती है, वही शामिल थी। लेकिन बाद में कुछ और जातियों को भी इसके अंतर्गत देख सकते हैं। लेकिन शूद्र में कई जातियाँ सम्मिलित थी। बात करते हैं जातियों की कि जातियाँ कैसे आई। मुख्यतः यदि देखा जाए तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था में जैसे ही जन्म आधारित होती है,
उसके पश्चात जो कार्य थे उनका विभाजन हो गया। शूद्रों को जो हीन कार्य मिले वही वो कार्य करता था। कार्य जो करता था उन्हीं कार्यों के तहत अलग अलग कार्यों की कोटियाँ बनाई गई थी। जैसे कि लोहे का कार्य करने वाला व्यक्ति लोहार कहलाया, वही सोने का कार्य करने वाला सुनार कहलाया। मिट्टी के घड़ों को बनाना या मिट्टी से वस्तुएं बनाने वाला व्यक्ति कुम्हार कहलाया। इसी तरह से कई जातियों की हमें जानकारियाँ मिलती है और इन्हीं जातियों का जो उत्थान है वह कर्म या कार्य के आधार पर हुआ है। बाद में आगे चलकर यह जातियाँ उपजातियों में बदल जाती है। उत्तर वैदिक काल में समय के साथ समाज के विभिन्न लोगों द्वारा विविध व्यवसाय अपनाए गए, जिस कारण से व्यवसायगत अनेकानेक जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। अथर्ववेद में रथकार और सूतकार का वर्णन मिलता है, जो अपने व्यवसायिक कर्म के अनुसार इन जातियों के नाम से जाने जाते हैं। समाज में सूत का अपना महत्व था। शतपथ ब्राह्मण में इस सूत को राजकृत कहा गया है। इसी प्रकार शत जाति का भी समाज में बड़ा महत्व था। उसकी गणना तांड्य ब्राह्मण में 8 राज का अधिकारियों की गई है। तैत्तिरीय संहिता में भी शत जाति का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता में अन्य व्यावसायिक जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि तक्षण यानी कि बढ़ई, कुंभकार कुम्हार, संग्रहित, कोषाध्यक्ष, कुलाल और चांडाल वगैरह ऐसी जो जातियाँ थी, निषाद, इन जातियों की हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इन जातियों का जो निर्माण है वह कैसे हुआ? असल में इन जातियों के निर्माण के पीछे विलोम, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बताए जाते। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होते थे? अनुलोम वो होता था जो निम्न वर्ण की स्त्री और उच्च वर्ण का पुरुष आपस में जब विवाह करते थे उसे अनुलोम कहते थे, और वहीं इसके विपरीत निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री होती थी उसे प्रतिलोम कहते थे। इन विवाहों से जो पुरुष या जो संतान उत्पन्न होती थी उस संतान को वर्ण संकर संतान कहा जाता था और उन्हें वर्ण संकर जातियों की श्रेणी में रखा जाता था। यही वर्ण संकर जातियां आगे चलकर जैसे निषाद और चांडाल आदि जातियों में बदल जाती है और आगे चलकर इनके भी उपजातियां बन जाती है। असल में जाति व्यवस्था की जो जड़ है वह वर्ण व्यवस्था ही मानी गई है। इसी वर्ण से वर्ण संकर जैसी जातियां उत्पन्न हुई और आर्थिक दृष्टि से विविध व्यवसायों को अपनाने के कारण अनेक व्यावसायिक जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज का संगठन हुआ, जो धीरे धीरे अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गया। वर्ण जब कर्मज न होकर जन्मज यानी कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया तो इसमें जटिलताएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जाति प्रथा भी ऐसे ही कर्म आधारित न रहकर जन्म आधारित हो गई। अब जिस जाति में जन्म लेने वाला बच्चा उसी जाति के पारंपरिक कार्य को करने के लिए मजबूर होने लगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति चमड़े सिलने का कार्य करता था तो उसे चमार कहा गया और चमार एक जाति बन गई और चमार जाति में जन्म लेने वाले बच्चे की विवशता हो गई कि वह आगे चलकर चमड़ा ही बुनेगा, चाहे वह कितना भी प्रतिभावान हो। ऐसी ही व्यवस्थाएं जाति व्यवस्था के दोष को दिखाती है। वर्ण और जाति अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनकी समानता यही है कि ये एक दूसरे का समर्थन करती है और देवी सिद्धांत पर आधारित जाति प्रथा का उद्भव ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है, जो दृढ़ता से होता है। विराट पुरुष के मुख से जैसे बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। यह वंशानुगत हो गई और आगे चलकर इसी तरह से होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया जाति व्यवस्था कठोर होने लगी और इन पर आधारित ग्रंथों की रचना होने लगी। मनुस्मृति में कई कठोर दंड बताए गए हैं शूद्र और अन्य जातियों के लिए। महिलाओं के लिए कई दंड का विधान बताया गया है। इसी तरह से उच्चता और निम्नता का ये जो क्रम है आगे चलकर दोष, पाप और ये कहें कि अत्याचार, अनाचार और एक दूसरे पर
शोषण का आधार बन गया। यही जाति व्यवस्था है। आगे चलकर ये जातियाँ उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते अत्यधिक कठोर हो गई। निम्न जो तबका था वह बड़ा ही निम्न रह गया, अशिक्षित रह गया, और साथ ही समाज में दास व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ये दास व्यवस्था इसलिए प्रारंभ हो गई क्योंकि जो ऊपर के 3 वर्ण थे वे वर्ण निम्न वर्ण को हीन मानते थे। वहीं महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में भी ये कहा गया है कि जो शूद्र वर्ग है उसका कार्य केवल सेवा करना है। यही कारण था कि जो विदुर था उसे राजा नहीं बनाया गया, वह केवल सेवा ही करता रह गया। ये कुछ उदाहरण हैं जो जाति व्यवस्था को किस प्रकार से तटस्थ थी और किस प्रकार से कठोर हुई ये बताती है। आगे चलकर जैसे ही उत्तर वैदिक काल का अंत होने लगता है और कुछ धार्मिक आंदोलन प्रारंभ होते हैं। धार्मिक आंदोलन जैसे कि जैन और बौद्धों के आंदोलन। जैन और बुद्ध आए, इन्हीं जैनियों और बौद्धिस्टों ने जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की और साथ ही समानता का एक बीज बोने का प्रारंभ किया। आगे चलकर जाति व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ तो नहीं, लेकिन स्त्रियों की दशा और कुछ जातियों की दशा में ज़रूर परिवर्तन होने लगा। आगे चलकर बहुत सारे समाज सुधारक हुए और उन समाज सुधारकों ने इस जाति व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इसे भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। इनमें यदि हम देखें तो दयानंद सरस्वती, विवेकानंद स्वामी, कबीर और रविदास और भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों का नाम अग्रणी आता है। वहीं इन्हीं के अगर समकालीन हम कुछ अन्य लोगों को देखें जो कि जाति व्यवस्था को बल देते थे, जैसे कि तुलसीदास और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के पुरजोर समर्थक थे और समाज में राम राज्य की स्थापना चाहते थे, वह भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर। अर्थात जो व्यक्ति पारंपरिक जो कार्य कर रहा है उसे वही कार्य करना चाहिए, ये महात्मा गांधी का कहना था। वहीं इसके विरोध में भीमराव अंबेडकर इसे नहीं मानते थे। वहीं यदि हम बात करें 15वीं और 16वीं शताब्दी की, जब तुलसीदास और रविदास का काल था, उस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस में कई ऐसे दोहे दिए जिससे कि ये प्रतीत होता है कि उनकी जो मानसिकता थी वह समाज और निम्न तबके के प्रति किस प्रकार रही होगी। जैसे कि उनके कुछ दोहे हैं। तुलसीदास कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अर्थात कि ढोल, गंवार, शूद्र और पशु और नारी ये सभी जो हैं इन्हें ताड़ना चाहिए, यानी कि इन्हें मारना चाहिए। ये सब मार खाने के अधिकारी हैं, ये तुलसीदास जी कहते हैं। वहीं अगर अन्य दोहे की बात करें तो उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, पूजिहे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। अर्थात पूजिए विप्र सकल गुणहीना, उस ब्राह्मण को पूजिए जो गुणहीन हो, शूद्र को बिल्कुल भी न पूजिए चाहे वो गुण में कितना भी प्रवीण हो। वहीं रविदास जी कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जऊ होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जऊ होवे गुण प्रवीण। वहीं तुलसीदास जी के एक और दोहे के विरोध में रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रकार से समाज सुधारक भी हुए, साथ में ही इन समाज सुधारकों के बीच में बाधा उत्पन्न करने वाले कुछ अन्य लोग भी उस काल में हुए हैं। धीरे धीरे समाज में शिथिलता आने लगी, समाज में परिवर्तन आने लगा और साथ ही आधुनिक काल में अंग्रेज़ों के द्वारा 1872 में प्रथम जनगणना करवाई गई, जिसमें कि इन जातियों को और समाज को एक कानूनी दायरा या कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। आगे चलकर जब भारत आज़ाद हुआ तो वहीं पर इन जातियों और समाजों की एक सूची बनी और उसी के तहत इन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए। यहीं यदि बात करें भेदभाव की, छुआछूत की, तो उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंडवाद अपने चरम पर था।
और ये आगे चलते चलते आज तक चलता ही रहा है। इसी को समाप्त करने के लिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है और इसी पर आधारित कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे एट्रोसिटी एक्ट या सिविल अधिकार संहिता 1955। ऐसे कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। वहीं इन वर्गों की अलग से पहचान करके इन्हें कुछ विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं, जिससे कि ये समाज की मुख्य धारा में आ सके। यही है भारत की जाति व्यवस्था, जिसने भारत को कई दफ़ा गुलाम बनाया, कई बार विदेशियों से लड़ने में कमज़ोर किया, क्योंकि जो लड़ने की ताकत थी, लड़ने का जो हुनर था, वह केवल एक ही जाति तक सीमित रखा। जो समाज का बहुत बड़ा वर्ग था, उसे इस चीज़ से बिल्कुल ही दूर रखा गया और यही कारण रहा कि भारत में कई लुटेरे आए और भारत को लूट कर ले गए। 10वीं शताब्दी में गजनी आया, गोरी आया, भारत को लूटा और अपने साथ में कई धन लेकर गए। उसका मुख्य कारण था जातिवाद, जाति व्यवस्था, और इसी जाति व्यवस्था ने समाज के उस बड़े तबके को लड़ाई से दूर रखा और यही कारण रहा कि भारत हार पे हार हारता गया। यही है भारत की जाति व्यवस्था, जो कि भारत के लिए दुष्प्रभावित साबित हुई और भारत पर इस और आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।